तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं जो नई NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसको बताऊंगा। NEP बताऊंगा आज मैं पूरी बताऊंगा NEP सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग बताऊंगा मैं, इसकी क्या नेगेटिव थिंग है, इसकी क्या पॉजिटिव थिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखो इसके दो पार्ट है, एक तो है 5+3+3+4, एक तो ये और एक ग्रेजुएशन वाला चीज़ है। ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं, ये ग्रेजुएशन वाला चीज़ है और बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी स्कूल वाली, ये जो मैंने इस एरिया में लिखी है ये स्कूल वाली है और ये बाकी जब आप कॉलेज में चले जाते हो वो वाली है। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं, जो इसमें सबसे पहले अपग्रेडेड समझते हैं। जैसे कब इसको अपडेट करा गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, एक ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो उसको कब अपडेट करा गया था। सबसे पहले 1668 में इसको अपडेट करा गया था, 1668 को। सारे ये ईयर्स बता रहा हूँ मैं। फिर 1986 में अपग्रेड करा गया था, 1986 में। फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव 1992 में भी करा गया था, उसको नहीं गिनते हैं हम क्योंकि बहुत छोटा सा था, तो हम 1986 से गिनते हैं। 1986 में करा गया था। फिर अभी करा गया है 2020 में करा गया था, लेकिन उसको पूरा रिसर्च करने मेरे को भी अभी वाला चला था, तो मैं रिसर्च करने बैठा हुआ था, इसको इतना टाइम लग गया। ठीक है, अब समझते हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और देखो मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वो MHRD के अंडर में आती थी, लेकिन उसका सबसे जो बड़ा पार्ट था उसको हटा दिया, मतलब उस सबसे बड़े पार्ट का नाम रख दिया। सबसे बड़ा पार्ट था एजुकेशन, मतलब स्कूल वाला उन सब का, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया जिसने बदलाव करा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है, अब मैं पहले बता देता हूँ न्यू एजुकेशन दो पार्ट में, एक 5+3+3+4 में और एक ग्रेजुएशन वाले में। तो समझते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा पैसे से चलते हैं। जैसे अभी जो नई आई है 5+3+3+4, 6 और 11 और 15, तो मतलब 5+3+3+4 कितना हुआ 15। पहले क्या था 10+2 मीन्स 12। मतलब पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी वो आपके ऊपर 12 साल नज़र रखती थी कि 12 साल आप क्या पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 15 साल रखेगी नज़र। वो कैसे रखेगी वो बताता हूँ मैं। देखो जो 10+2 था वो 12 साल का था, मतलब वो जब आप 6 साल के हो जाते थे तब आपको स्कूल भेजना होता था, जब 6 साल के हो जाते थे तब स्कूल भेजना होता था। लेकिन जो नई आई है 15 ईयर्स वाली 5+3+3+4 आई है 15, वो 3 साल से स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हीं को भेज देना है आपको। क्यों? भले से वो रो उससे मतलब नहीं है, आपको 3 साल से ही भेज देना है स्कूल में। सबसे पहले इसके देखो ये जो स्टेजेस के नेम है 5 फिर 3 मतलब 5 ईयर, इन सब के आगे ईयर लगा रहा, जैसे 5 साल, 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, होते 15 साल ही है, लेकिन इनको पार्ट में डिवाइड करके बनाया गया है। तो सबसे हम पार्ट समझ देंगे। पहला जो 5 ईयर है, जो 5 साल, जो 5+3+4 है ना, उसमें जो 5 है उसका मतलब क्या है, तो इनके पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट को समझते हैं हम, जिसका नाम होता है फाउंडेशन, बेस। कोई बिल्डिंग है तो उसका बेस बनता है, डायरेक्ट थोड़ा बन जाएगी बिल्डिंग, ना गिर जाएगी ना, तो बेस बनता है। तो सबसे पहले स्कूल, अभी स्कूल का समझेंगे हम, सबसे पहले बेस समझते हैं, बेस फाउंडेशन। तो फाउंडेशन इसमें 5 साल की है, मैंने पहले बताया था, ये 5 मीन्स 5 साल। पहली चीज़ होती है फाउंडेशन, ये 5 साल की होगी। इसमें इसके भी 2 पार्ट है, अंदर के भी 2 पार्ट है। 5 साल में से 3 साल और 2 ये बचे। जो शुरू के 3 साल है उसमें बच्चे को बस खेलना कूदना है, मतलब इसमें जो LKG की जो होती थी उसको हटा दिया गया है, वो LKG की भी इस 3 साल में ऐड कर दी गई है।
मतलब आप ऐसे नहीं कहोगे कि अभी आप किस में बच्चा है, आप कहोगे कि मेरा भी प्ले ग्रुप में बच्चा है। अब प्ले ग्रुप में मतलब प्ले ग्रुप स्कूल का ही मतलब फाउंडेशन होगा। तो वो जो पार्ट बता रहा हूँ ना मैं अभी, फाउंडेशन 5 साल का, इसमें शुरू के 3 साल तो उसको बस खेलना कूदना है। मतलब देखो शुरू में इसको बस लगाव करना है। देखो जब बच्चा मतलब जो चाइल्ड होते थे वो उसको स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं था, क्योंकि उसको स्कूल में पढ़ाया जाता था, उसको शुरू में अच्छा नहीं लगता था, उसको शुरू में खेलना अच्छा लगता था, जैसे पकड़म पकड़ाई होगी ये सब। तो उनको खेलने के लिए पहले वो भागता था स्कूल से, लेकिन अब वो आएगा स्कूल में जानबूझ के, क्योंकि उसको स्कूल में भी खेलने को मिल रहा है। उसको स्कूल के शुरू के 3 साल कुछ भी पढ़ना नहीं है। वो आएगा, बहुत से लोग होते हैं जिसको मिट्टी से खेलना होता है, पेंटिंग सिखाई जाएगी, ABCD सिखाई जाएगी। ABCD किस में सिखाई जाएगी? LKG में सिखाई, 1 2 3 सिखाई जाएगी। ये सब उन 3 सालों में ही होगा। मतलब बच्चे को उस टाइम कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, बस उसको खेलना है, पेंटिंग नहीं है, ये सब सिखाया जाएगा। मतलब वो छुपन छुपाई खेल सकते हैं दोस्तों के साथ, कुछ भी मतलब गेम्स होते हैं ना, गेम्स खेलने हैं शुरू में। डिजिटल गेम मत समझ लेना, पबजी वो नहीं, मतलब प्रैक्टिकल्स गेम। तो बाकी जो बचे 2 साल उसमें आप क्लास 1 से 2 में जाओगे। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप फर्स्ट क्लास में गए, कब आप 2 क्लास में गए। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि जो पहले स्टेज है फाउंडेशन, उसमें कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। जैसे जर्नी अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब अपन 1986 को लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी तक ये लागू नहीं हुई है, हम अभी 1986 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही है। तो उस एजुकेशन पॉलिसी में क्या था कि आपके फर्स्ट और सेकंड क्लास से एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। फर्स्ट और सेकंड क्लास आपको बिना एग्जाम के देनी है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने फर्स्ट पार करे, कब आपने सेकंड पार करे, और कब आपके वो 3 साल निकल गए खेलने वाले। मतलब एक तरीके से 5 साल आपको बस खेलना कूदना ही है। ये फर्स्ट और 2 सेकंड क्लास में थोड़ा और अच्छे से मतलब जो होते थे प्लस माइनस वो सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों को इतना पता ही नहीं चलेगा कि उसने कब उसका फाउंडेशन जो स्टेज है वो बीत दिया। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे। 5 आपने सीख लिया, 5 का मीन्स क्या था फाउंडेशन। अब +3, अब थर्ड 3 वाली स्टेज को समझते हैं। 3 मीन्स 3 ईयर्स का होगा ये। इसको नाम गया है प्रिपैरेटरी, इसका नाम दिया गया है। ये 3 साल का होगा। इसमें बच्चा देखो फर्स्ट सेकंड कर लिया ना, तो अब किस में जाएगा? 3rd से 5th में। मतलब पहला तीसरा, चौथा, 5वां, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास में जाएगा सेकंड स्टेज में बच्चा। उसमें क्या होगा, जैसे अभी मैं 5th क्लास में हूँ, तो उसमें क्या होगा, हमारे यहाँ पे एक्टिविटी भी होती है। अभी तक लागू हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें लागू नहीं हुई है। तो मतलब इसमें एक्टिविटी भी कराई जाएगी, जैसे स्टोरी टेलिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो वो एक्टिविटी भी करवाई जाएगी, प्लस आपसे पढ़ाई भी कराई जाएगी। तो मतलब बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कब वो खेलते भी जा रहा है, कब वो पढ़ते भी जा रहा है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। मतलब समझ में तो आएगा, सॉरी, मतलब उसको एक तरीके से जॉइंट वेंचर कर दिया जाएगा। एक्टिविटी भी करवाई जाएगी, स्टडी भी करवाई जाएगी। मतलब उसको ऐसा माइंड डिज़ाइन करेगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब समझते हैं हम इसमें जो सबसे ज़्यादा बवाल हो रहा था, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें लैंग्वेज सबसे बड़ा रेफरेंस करा गया है। इसमें आप अपनी मदर टंग भी सीख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हो। देखो अभी इंडिया में बताऊँ कम से कम 4000 मदर टंग है ऐसी जिनको कोई जानता ही नहीं है। मतलब ऐसी बहुत सारी मदर टंग है जिनको कोई जानता ही नहीं है। बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं जिनको कोई कहता ही नहीं आजकल सब इंग्लिश के पीछे पड़े हैं, हिंदी के पीछे। हिंदी तो सबको आती है, सब इंग्लिश के पीछे पड़े हैं, लेकिन उनकी जो खुद की जो मदर टंग है उनको कोई सीखना चाहता ही नहीं है। तो अब इसमें ऐसा करा गया है कि आप अपनी मदर टंग भी सीख सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल्स को भी कहा गया है और प्राइवेट स्कूल को कहा गया है, अब आप मदर टंग में भी सिखा सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, जैसे उसको कोई सा मान लो, जैसे हाड़ौती मान लो, हाड़ौती राजस्थान की लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज हाड़ौती। अब उसको हाड़ौती में पढ़ना है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा और हाड़ौती में पढ़ लेगा, हाड़ौती में सॉरी। और जिसको इंग्लिश सीखनी है तो वो इंग्लिश सीख लेगा प्राइवेट स्कूल में जाके। और ये रूल मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपनी मदर टंग में सीखना है, आप या इंग्लिश में सीख सकते हो। और ये सबको पता है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो हमेशा इंग्लिश को सिखाएंगे, वो कभी मदर
मदर टंग को सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि सबको इंग्लिश के पीछे भागना है। इससे मतलब इससे कुछ हो ही नहीं सकता कि मदर टंग, बहुत कम स्कूल ही इसको मदर टंग वाले को अपनाएंगे, लेकिन पता नहीं इतना बवाल क्यों होता, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। ये समझ गए। और ये रूल मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपने मदर टंग में ही सीखना है, आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में सीख सकते हो, ठीक है। अब हम समझते हैं थर्ड स्टेज स्कूल का, उसका वो भी 3 साल का ही है। 5 सीख लिया आपने, 3 भी सीख लिया, अब सेकंड 3 सीखेंगे। 5 + 3 समझ लिया, प्लस अब 3 समझेंगे, मतलब सेकंड 3 ईयर समझेंगे। और हाँ सॉरी मैं ये सेकंड वाले में ये बताना भूल गया, इसमें आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, 3rd और 5th वाली क्लास में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं थर्ड स्टेज को, जो भी 3 साल की होगी, उसको नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। ये क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि पहले स्टेज का नाम क्या था, फाउंडेशन था, दूसरे का नाम क्या था, प्रिपरेटरी था, तीसरे का नाम क्या था, मिडिल स्टेज था, चौथे का नाम क्या था, सेकेंडरी स्टेज था, ठीक है। अब हम समझते हैं तीसरा वाला जो 3 साल का होगा। इसमें आप कौन सी क्लास में जाओगे, इसमें आप 5th तक पढ़ लिए, अब आप जाओगे 6th क्लास में। जैसे आप 6th क्लास में जाओगे, 6th 7th फिर 8, ये 3 साल मिडिल स्टेज में रहोगे आप। इसमें क्या सिखाया गया है, कंप्यूटर कोडिंग। देखो जो प्रोग्राम जो आप गेम्स खेलते होगे, PUBG हो गया, कोई सा भी गेम मान लो, तो जैसे कैश ऑफ क्लैंस हो गया, बहुत सारे गेम्स हैं, तो वो गेम्स बनाए कैसे जाते हैं, गेम्स हो गए, ऐप्स हो गए, जोमेटो हो गया, ये सब बनाए कैसे जाते हैं, तो इनको कोडर्स होते हैं ना, मतलब जो कोडिंग सीखते हैं, जैसे व्हाइट हैट जूनियर हो गए, ये सब जो ऐप्स इस वजह से हैं क्या बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं वो लोग। कोडिंग मीन्स क्या होता है, आपने सीखा होगा C++, जावा, ये सब लैंग्वेजेस में आपके ऐप बनाए जाते हैं। मैं किसी बच्चे को ऐप सीखना है कि मेरे को तो ऐप ही बनाना है, शुरू में उसको ऐप बताना है, तो अब तो स्कूल में सिखाया जाएगा, लेकिन अगर उसको अपने फाउंडेशन या प्रिपरेटरी से सीखना है, तो वो अपने घर पे पर्सनल व्हाइट हैट जूनियर हो गया, बहुत सारे ऐप्स है, उनसे वो सीख सकता है कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग। अब ये नहीं कि शुरू के 6th क्लास से आप बनाने लग जाओगे, 8th क्लास में आपको एक छोटा सा बनाया जाएगा, इसके लिए भी गवर्नमेंट अलग से ऐप निकालेगी, उसमें आप अपना लॉन्च कर सकते हो, अपना खुद का ऐप। अब ये बहुत अच्छी बात करी गई है कि आपको 6th क्लास से ही मतलब कोडिंग सिखाई दी जाएगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले अभी हमारे 5th क्लास में भी कंप्यूटर क्लास में लेके जा रहे हैं बच्चे, कंप्यूटर से जा रहे हैं तो गूगल खोलते हैं, गूगल में लोग PUBG डाउनलोड करते हैं, मतलब वो जो टीचर क्या करता है, एमएसवर्ड खोल के दे देता है, अपना इंट्रोडक्शन लिखो, हर क्लास में बस इंट्रोडक्शन, ये क्यों होता है। लेकिन अब ये नहीं होगा, अब आपको कंप्यूटर के अंदर इंट्रोडक्शन MS पेंट सिखाया जाएगा, जो MS माइक्रोसॉफ्ट है, जो एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, बहुत सारे हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कर, जैसे वालों किसी बच्चे को, जो बड़े स्कूल के बच्चे होते थे ना, जो 6th क्लास 8th क्लास पहले करते सारी चीज़ें, मैम क्या कहती थी, 9th क्लास या 12th के बीच वालों के बच्चों में देखी थी, तो कंप्यूटर जब छुट्टी हो गई तो कंप्यूटर क्लास में जाके एक प्रेजेंटेशन बना लेना, तो ये सब किसको मिलता था, 9th से 12th क्लास पर बच्चे को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये काम जो बच्चा है वो 6 से 8 क्लास वाला बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि उसको भी अब कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, तो अब वो भी प्रेजेंटेशन बना सकता है, ठीक है। और खासकर ये करा जाएगा कि अब 9th से 12 वाले बच्चों को नहीं दिया जाएगा प्रेजेंटेशन वाला, क्योंकि उनको पढ़ाई में उनकी पढ़ाई ज़्यादा टफ होती है, इनके में 6 से 8 क्लास वाले में इतनी टफ नहीं होती पढ़ाई, तो उनको कंप्यूटर कोडिंग ज़्यादा अच्छे से सीखना जाएगी। अभी इनको दे देते हैं तो जानबूझ के बच्चे को रुकना पड़ता है, ठीक है। अब इसकी एक और चीज़ समझते हैं, इसमें वोकेशनल और टेक चीज़ लाइक टेलरिंग। अब जो मैंने अभी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं बता देता हूँ आपको। वोकेशनल और टेक चीज़, जैसे टेक मीन्स हो गया, जैसे ये हो गया कि जैसे आप समझ लो है तो उसको मशीनली कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जो जैसे मान लो किसी चीज़ में दिक्कत आ गई तो अब उसको, अब स्कूल बताऊँ पहले क्या करता था कि मैकेनिक को बुलाता था कि इसको ठीक करो, लेकिन अब क्या होगा, अब बच्चे को वोकेशनल या फिर टेक चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ सिखाई, जैसे सिलाई हो गया, टेलरिंग हो गया, मान लो किसी को फिश का पालन सीखना है, बहुत सी चीज़ें होती है जैसे किसी को वो सीखना है, तो उन सबको सिखाने के लिए भी अब अलग से एक चीज़ मतलब पीरियड बनाया जाएगा, वोकेशनल पीरियड कहेंगे उसको, तो उसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको, ठीक है। अब आपके मर्जी आपको क्या लेना है,
ठीक है। अब देखो ये मैं जो बताता हूँ, जैसे हमारा कोई चीज़ खराब हो जाती है तो पहले क्या होता था कि वो मैकेनिक को होता था, लेकिन अब क्या आपके स्कूल में बच्चे मैकेनिक बन रहे हैं, आपके स्कूल में बच्चे वोकेशनल चीज़ सीख रहे हैं, तो आप उनको बुला के भी ठीक करवा सकते हो, उससे स्कूल का फ़ायदा होता है। इस वजह से मैं वोकेशनल और टेक चीज़ें भी ऐड करी गई है। ये 6th और 8th क्लास से आप करने लग जाओगे ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है। अब हम समझते हैं लास्ट स्टेज, जो सबसे बड़ा स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज। ये सेकंड हम समझना, ये होता है 4th स्टेज है, इसका नाम सेकेंडरी स्टेज रखा गया है। ये होगा 4 साल का, 5 + 3 समझ लिया हमने। अब हम समझते हैं +4, 4th ईयर वाला समझते हैं, सेकेंडरी स्टेज होगा ये। इसमें क्या है, क्लास 9 से ले तक 12 तक इसमें आप पढ़ोगे, 8 तक तो पढ़ ही लिया ना, अब 9 से 12 तक पढ़ोगे आप, ठीक है। इसमें क्या करा गया है, सॉरी मैं एक और चीज़ भूल गई, पता नहीं बाबा क्यों मुझे ला रहा हूँ, कि जो मैं 3rd स्टेज, अभी ये मैं समझना 3rd स्टेज जो मैंने बताया था ना कि वोकेशनल टेक चीज़, ये तो ठीक है। इसमें आपको कोई सी इंडियन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, जैसे इंडियन लैंग्वेज में आपको कोई सी भी मराठी सीखनी है, तंगली सीखनी है, कोई सी भी करना, कोई ना कोई एक आपको उस क्लास में सीखनी पड़ेगी। जैसे एक क्लास में 6 नहीं सीखनी है, 6th हो गया, 7th हो गया, 8th, और 4 मतलब 3 साल का वक्त है आपके पास, आपको उसमें 3 साल में कोई ना कोई सी आपको इंडियन लैंग्वेज सीखनी तो है, सीखनी है, कोई ना कोई सी एक लैंग्वेज सीखनी तो है। अब हम समझते हैं 4th स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल की होगी, मैंने बता दिया था। इसमें आप 9th से 12th में जाओगे। अब मैं पहले ये बता देता हूँ, इसमें आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखनी है। मान लो किसी को रशियन सीखनी है, कुछ भी सीखना है, लेकिन इसमें मैं गवर्नमेंट से थोड़ा सा नाराज़ हूँ कि इसमें चाइना की लैंग्वेज को ऐड नहीं करा है। अब आप कहोगे चाइना की लैंग्वेज अच्छा हो नहीं ऐड करा, देखो तो चाइना के लोग हैं ना, उन लोगों ने क्या दिक्कत करा था कि उन लोग अपनी लैंग्वेज में सिखाने लग गए थे। चाइना की लैंग्वेज में, चाइना के भी लैंग्वेज में सिखाते हैं उधर, लेकिन अब देखो उधर के जो बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट है ना, पता नहीं कौन, शायद से यो चाइना, पता नहीं कौन है, तो वो उसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। उधर के कर्नल को, आर्मी का कर्नल को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बोलो। अब इंडिया का तो एक गांव का कोई भी बोल लेता है, एक बच्चा भी टूटी फूटी इंग्लिश तो बोल ही लेता है, मतलब बोल तो लेता है ना। उधर का तो बस उनको तो ही सी ये भी कहना नहीं आता, उनको तो चाऊ माऊ कहना आता है, ठीक है। इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें क्या है, चाइना को भी ऐड करना चाहिए था, क्योंकि अब हमारे जो बच्चे हैं, अब जब वो एक चाइना की लैंग्वेज को सीखेंगे तो चाइना की, अब ये मैं सोचा कि चाउमा सीखेंगे, वो तो सीखेंगे। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत गंदा, ये नहीं है। अगर वो सीखेंगे फिर वो चाइना जाएंगे तो चाइना को वो समझ सकते हो उधर की लैंग्वेज की, ये लोग ये मतलब होता है ना कि सीक्रेट चाइना की लैंग्वेज में बात करते हैं, सीक्रेट चीज़ें, तो अब इंडियन वाले भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनको भी चाइनीज लैंग्वेज आती है। अब वो कहेंगे चाओ माओ, तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब इंडियन भी समझ सकता है कि तुम पागल हो, चाइना वालों तुम पागल हो। अब उसने ये कहा, तो चाओ माओ का मतलब इंडियन को क्या समझ में आया। लेकिन अगर जी इंडियन वाले को भी चाइना की लैंग्वेज सीखने को मिलेगी तो वो भी सीख सकता है, वो भी सीख सकता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर वो भी बन सकता है कि चाइना में इन्वेस्ट करेगा कि यार ये लोग इतना सस्ता आइटम बना कैसे रहे, तो वो चीज़ अच्छी करी गई है। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में चाइना का भी ऐड करा जाएगा। अभी परफेक्ट नहीं करा गया है कि फॉरेन लैंग्वेज में चाइना को ऐड नहीं करा जाएगा, पता नहीं करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। मेरा तो बहुत मानना है कि चाइना की लैंग्वेज को भी ऐड कराया जाए। अब समझते हैं, हाँ, नो स्ट्रीम, ये सबसे अच्छा मेरे को लगा। जब आप 12th क्लास में आ जाते होगे तो पेरेंट्स पूछते होंगे आपसे, कोई पूछता होगा तूने कौन सा सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट लेता है ना, तो जैसे मान लो कोई कहता था अब मैंने साइंस ली, मैंने मैथ साइंस ली, मैंने जो भी लिया। अब मतलब स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया। आप अब मान लो किसी को साइंस भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, इसको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैं 2 ही लेता हूँ, मैथ्स और फिजिक्स पढ़नी है। तो पहले आप एक ही लेता सकते हैं, लेकिन अब उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आप ले सकते हो। अब मतलब मैंने उधर से मैथ्स ले लिया, उधर से फिजिक्स ले लिया, अब मैं दोनों पढ़ सकता हूँ। तो ये सबसे अच्छी चीज़ करी गई है। तो अब आपको ऐसे नहीं पूछेगा तूने क्या लिया, अब आप कहना चाहोगे सिंपल ग्रेजुएशन, वो आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। अब ये जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होती है, मान लो जैसे गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ नेशन,
मान लो महात्मा गांधी होते ही नहीं, ऐसा कोई होता ही नहीं जिसने भारत को आज़ाद करवाया था। इसको जैसे बहुत सारे रविंद्रनाथ टैगोर बहुत सारे हैं, तो वो उनमें से कोई होता ही नहीं। तो इंडिया अगर ये आज़ाद होता नहीं तो क्या होता, अगर ये मान लो वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाती तो क्या होता। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग रखी जाएगी। एक बुक है ये क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से, उसमें ये सब सिखाया जाएगा आपको। अब इसका देखते हैं कैसे CBSE, RBSE, ICSE, मतलब ये सब जो बिहार बोर्ड है ये सब है, ये कैसे डिसाइड करेंगे वो बताया जाएगा बाद में। ये सबसे अच्छी चीज़ लगेगी, इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाई जाएगी। और इसमें एग्जाम ऐसे लिए जाएंगे जैसे जैसे PT1 हो गया, PT2 हो गया, PT3 हो गया, हाफ ईयरली, फिर फाइनल ईयर। तो फाइनल वाले में बच्चे हाफ ईयरली से पढ़ना शुरू कर देते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब PT1, PT2, PT3 हाफ ईयरली, फाइनल वाला कुछ भी नहीं होगा। अब होगा सेमेस्टर वाइज, मतलब 6-6 महीने में, 3-3 महीने में आपके एग्जाम लिए जाएंगे, ताकि बच्चे को पुराना जल्दी जल्दी याद होता जाए, जल्दी जल्दी याद होता जाए। तो पहले बस आपके गिन सकते थे, आपकी 1 हो गया, फिर 2 हो गया एग्जाम, फिर 3 हो 4 एग्जाम करने के बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको हर 3-3 महीने में एग्जाम देने पड़ेंगे छोटे छोटे। और अब एंड में भी आपको 3-3 महीने, ऐसा नहीं कि एंड में बड़ा एग्जाम ले लेंगे फाइनल, ऐसे नहीं होगा। छोटे छोटे एग्जाम होंगे ताकि बच्चे को छोटे छोटे पार्ट में अच्छे से याद होता जाए, ठीक है। तो आपको 9th और 12th के बीच में से आपको सेमेस्टर वाइज बताने लग जाएंगे। अब हम समझते हैं ग्रेजुएशन वाली चीज़, कि इसमें ग्रेजुएशन क्या होगा। उसमें ग्रेजुएशन में 4 साल की होगी। इसमें देखो BA जैसे होता था पहले, BA, BSc, BCom। अब इन सबका कल है नहीं ना। मान लो मैंने BA भी लिया है, BSc भी लिया है, तो मैं ये कहूँगा कि कोई पूछे तूने क्या लिया, मैंने BA भी लिया है, BSc भी लिया है, मैं ऐसा नहीं कहूँ। अब मैं कहूँगा मैंने ग्रेजुएशन, मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट लिए हैं, तो मैं कहूँगा मल्टीपल सब्जेक्ट्स लिए मैंने, क्यों अब तो मैंने BA भी ले लिया, BSc भी ले लिया, ठीक है। अब समझते हैं ग्रेजुएशन को 4 साल की होगी जो, और सबसे, और उसमें री एंट्री का भी लिखा था। सॉरी गाइस, मैं री एंट्री का लिखना भूल गया था। मैं री एंट्री का भी लिखा, मेरे को अभी याद आया। री एंट्री एंड री एंट्री ये भी बताएंगे। हमारा पहला साल, पहले साल का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका नाम होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। जो पहला साल का जो पहला साल का हो गया तो आपको सर्टिफिकेट दे जाएगा, उसका नाम होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। फिर सेकंड ईयर जब आप करोगे तो उसका नाम दिया जाएगा डिप्लोमा ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा 2nd क्लास तक ही करा, अब वो फिर 2nd से उसने ड्रॉबैक कर दिया, अब वो कहीं काम करना चले गए, उसके उस टाइम पैसे नहीं थे, अब उसके पास पैसे आ गए, 4 साल बाद पैसे आए उसके बाद। तो अब क्या होगा, पहले क्या होता था कि जब आप देने जाते थे कि अब मैं वापस से पढ़ूंगा, तो पहले क्या था, अब ऐसा वैसा नहीं होगा। अब आपको पहले क्या होता था, शुरू से 1st ईयर करो, फिर 2nd ईयर करो, फिर आप 3rd ईयर में आओगे। क्या आपके आपने 1st सेकंड तो पहले से कर रखा है, आपको बस सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ये, मैंने ये दोनों साल करे हुए हैं। तो अब आपकी जो पढ़ाई शुरू होगी वो होगी थर्ड ईयर से, ग्रेजुएशन डिग्री से। लोग कहते हैं मेरे को डिग्री चाहिए, तो उसको 3 साल करनी पड़ेगी। तो री एंट्री में बहुत अच्छा काम करा गया है कि आपको वहीं से वापस से कर दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई गेम खेल रहे हो आप, उसको पॉज कर दिया तो आप बैक चले गए, तो आप वापस शुरू से तो नहीं करते हो, अब वहीं से चालू होता है ना पॉज करके, वही चीज़ में भी करी गई है। मान लो आपने इधर ड्रॉबैक कर दिया, तो जब वापस आओगे तो आपको वहीं से वापस से शुरू करना पड़ेगा डिग्री से, ठीक है। 3 साल, 3rd ईयर का नाम होगा डिग्री। अगर जी जैसे मान लो कि आपको मिनिमम डिग्री तो करनी है, डिग्री क्यों करनी है, मान लो आपको जॉब चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वो 1 साल करके कर लेगा। मतलब इसमें क्या करा गया है, एक साल की भी वैल्यू है। जैसे मान लो कोई जॉब आई, बहुत सस्ती जॉब आई, जैसे मान लो 2000 रुपये पर मंथ की कोई जॉब आई, आपको चाय के ठेले पे काम करना है, उसके उसने कहा है कि आपको मतलब ग्रेजुएशन 1st ईयर होना चाहिए, तो आपके पहले साल की भी एक वैल्यू होगी, उसका नाम क्या होगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। किसी को जॉब के लिए एलिजिबल बनना है
तो उसको 3 साल करना पड़ेगा। अगर किसी को कंपटीशन देता है, कंपटीशन मतलब जैसे बीएससी हो गया, बिहार वो वाला हो गया, यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब हो गया। तो एक कॉम्पिटिशन देने के लिए आपको मिनिमम 3 साल तो करना पड़ेगा ही। मतलब हर साल की वैल्यू, आपको बच्चा कहेगा कि 2 महीने का भी होगा, 2 महीने का इतना खिलवाड़ मत करो, 1 साल का वैल्यू दे रहे, 1 साल तक करना पड़ेगा ही आपको। मिनिमम आपको 3 इयर्स तो करना ही पड़ेगा डिग्री। अगर आपको ग्रेजुएशन, अगर मान लो किसी को पूरा ग्रेजुएशन करना है तो फिर उसका 4थे साल का नाम होगा, 4th ईयर का नाम होगा रिसर्च। 4थे साल का क्या नाम होगा? रिसर्च। तो उसमें वो सारे जॉब्स के लिए अप्लाई एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम पीजी को समझते हैं। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, ये पहला साल और 2 साल में होगा। मैं बताता हूँ ये, इसमें जैसे मान लो कोई एमए लिया, एमएससी लिया, एमकॉम लिया, इसका खेल ही खत्म। अब तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का भी होगा और 2 साल का भी है, ये मैं बताता हूँ। मान लो पीजी आप जब भी कर सकते हो जब आप अपने मिनिमम 3 साल कराओ, ठीक है। देखो मान लो कोई कहा 3 साल से उसने कर लिया, अब उसको मान लो पीजी करना है, फिर आएगा कि मेरे को पीजी करना है। तो पहले क्या होता था? 1 साल का होता था। अब कहेगा अच्छा फ़ायदा उठाएगा तो 2 साल का करेगा। क्यों? क्योंकि उसने रिसर्च नहीं करा ना, तो उसको रिसर्च का उसका बदला ले लेगा जो इंडियन गवर्नमेंट पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में उसका बदला ले लेगा। तो आपका रिसर्च वाला ईयर भी हो गया और आपका पीजी वाला भी ईयर हो गया। और जिसने पूरा ग्रेजुएशन करा है उसको बस 1 साल करना पड़ेगा, और जिसने 2 साल करा है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो तो लेगा ही नहीं है। आपको मिनिमम 3 साल तो करना पड़ेगा ही आपको। जिसने 3 साल करा है उसको पीजी 2 साल करना पड़ेगा, और जिसने 4 साल पूरा करा है, रिसर्च तक करा है, उसको पीजी बस 1 साल करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ गए। अब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। जो एमफिल की पोस्ट थी उसको हटा दिया गया है, जो पीएचडी की पोस्ट थी उसको रखा गया है। ये 4 साल की होगी, मतलब जो डॉक्टर्स वाला था वो पीएचडी करते थे तो उनका 4 साल रखा गया है, इनमें खास चेंजेस नहीं करे गए हैं। अब हम समझते हैं सबसे मेन चीज़, आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी, पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स। सबसे पॉजिटिव समझते हैं, इसमें जीडीपी का 6% चला जाएगा। मान लो इंडिया की जीडीपी 100% है, 100% में 6% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतना ज़्यादा क्यों करा गया है? कि उसमें आपको वोकेशनल चीज़ भी सिखाई जाएगी, आपको कोडिंग भी सिखाई जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग सेमेस्टर वाइज लिए जाएंगे, इंग्लिश एक्टिविटी करवाई जाएंगी, 3 साल में आपको बस प्ले करना है। तो इन सब के लिए खर्च भी बढ़ता है। तो पहले का जो शिक्षा बजट था, जो एजुकेशन बजट था, वो 3% था जीडीपी का, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। ये उसकी पॉजिटिव थिंग है, अच्छी चीज़ है। सेकंड चीज़, स्कूल फीस। पहले बहुत से स्कूल जो गांव से मतलब एकदम गंदे स्कूल थे ना, पहले उनकी फीस भी 3 लाख हुआ करती थी। तब पेरेंट्स को क्या पता कितना मतलब कितनी फीस है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक पोर्टल होगा, उसमें आप अपने स्कूल का नाम डालो, उसमें पता चल जाएगा, ब्रांच डालो कि आपकी स्कूल की फ़ी कितनी, आप कौन सी क्लास के हिसाब से कितनी फ़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये आ जाएगा। तो स्कूल फीस में थोड़ी मीडियम रखी गई है ताकि सारे बच्चे ये जो मैंने चीज़ बताई ये सब कर पाए, ठीक है। तीसरी चीज़, इसमें वोकेशनली प्रैक्टिकल थिंग सिखाई जाएगी। देखो अगर आपको फुर्सत मिले तो इस वीडियो के बाद आप मेरे चैनल पर बैक जाओगे तो आप मेरी थर्मल पावर प्लांट वाली वीडियो देख लेना। तो उसमें मैंने समझाया है कि प्रैक्टिकल मतलब वोकेशनली समझाया है कि डायग्राम से समझाया मैंने कि कैसे होता है पावर प्लांट। मतलब अभी आप जाओगे तो 95% सेम पावर प्लांट है, 5% थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो वही चीज़ है कि इसमें वोकेशनल सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, तो बच्चे को और अच्छे समझ में आएगा। वोकेशनल हो गया। चौथा, रिजल्ट। इसमें रिजल्ट सब में बहुत ज़्यादा चेंजेस लग रहा है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। खासकर जब मैं 5th क्लास में जाऊँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़। इसमें बस आपके मार्क्स डिपेंड नहीं करेंगे, मार्क्स आपके डिपेंड करेंगे बस और बस 80% मार्क्स डिपेंड करेंगे आपके ऊपर। बाकी जो 90 और 20% है वो 20% किधर जाएंगे, सेल्फ, फ्रेंड और टीचर के ऊपर जाएंगे कि वो कितने मार्क्स देते हैं आपको। मतलब बच्चा खुद है, मतलब मेरे को अपने आप को कितने मार्क्स देने चाहिए, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है या नहीं करी। तो सेल्फ वाले का बस 1% लगेगा कि सारा बच्चा अच्छा ही चाहता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा करा जाता है कि मतलब वो मार्क्स उसके जानबूझ के कम आ जाता है बहुत सी बार, बड़े से उसको सब याद होता है लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाता है।
तो सेल्फ मार्क्स देगा, पूछा जाएगा आपसे कि आपके कितना मार्क्स देना चाहते हो आप, इतना आउट ऑफ से इतना। फ्रेंड गाइस 2 सेकंड हो, हाँ फ्रेंड, इसमें आपके फ्रेंड से पूछा जाएगा आप इस बच्चे को कितना मार्क्स देते हो। इसलिए अब बच्चा रिलेशनशिप बनाना सीखेगा कि अब सारे दोस्तों से वो एकदम इज्जत करके बात करे। बहुत से बच्चे होते ना क्या कर लेगा तू, तो अब वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वरना फिर वो फ्रेंड उसको पूछा जाएगा तो उसको 0 नंबर दे देगा कि सबसे गंदा बच्चा था। तो उस वजह से बच्चे को रिलेशनशिप बनाने में आएगा, जिससे वो शुरू से ही बहुत अच्छा मतलब उसका व्यवहार से भड़कीला नहीं होगा, शांत स्वभाव का होगा। और टीचर भी से पूछा जाएगा कि ये बच्चा कैसा था, अच्छा पढ़ने में लिखता था या नहीं था। बाकी मेन चीज़ आपके मार्क्स में डिपेंड कर जाएगी, ठीक है। फिफ्थ होगा फॉरेन यूनिवर्सिटी। फॉरेन यूनिवर्सिटी भी रखी गई है इसमें, ये बहुत अच्छी चीज़ करी गई है कि अब जैसे बहुत सारी है ना वॉक्सवैगन, बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी थी, तो टॉप 50 यूनिवर्सिटी को ही बस ओनली टॉप 50 यूनिवर्सिटी, सॉरी गाइज, मतलब जो फॉरेन यूनिवर्सिटी टॉप 50 यूनिवर्सिटी को बस एलिजिबल है इंडिया में खोलने के लिए अपनी फॉरेन यूनिवर्सिटी, ताकि इंडियन की जो JCRC हो गया, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो उनको भी मतलब उनका एक कॉम्पिटिटर आएगा बहुत भयंकर, तो वो भी अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करेंगे। तो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी टॉप 50, अब मान लो कोई पाकिस्तान की है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, तो अंदर क्या पता वो सिखाए कि बम कैसे मारना है, इंडियन आर्मी को कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो वो चीज़ इस्लामाबाद, ये सब पाकिस्तान की हो ही नहीं आने वाली। और चाइना चाहे चाउमाऊ ये कैसे करना है, वो सब नहीं, टॉप 50 यूनिवर्सिटी कंट्री की यूनिवर्सिटी आएंगी बस इसमें। 6th जो है 6th होगा इसमें एक परमेंट, हाँ, कि इसमें एक आपका मतलब बताया जाएगा कि सॉरी गाइस पेपरमेंट, हाँ, कि एक इसमें एक अलग से आपका एक डिपार्टमेंट होगा, सॉरी डिपार्टमेंट था वो मैं पढ़ने वाला था, डिपार्टमेंट होगा सारी चीज़ का, जैसे स्कूल फीस में मतलब स्पेंड है फुल फीस भरी है या नहीं भरी, मार्क्स का अलग डिपार्टमेंट होगा, सारी चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव थिंग है। और इसमें ये 7 नंबर है, इसको आप अच्छे से मत समझना, ये शायद से नहीं हो कि टीचर का भी एक 4 साल का कोर्स होगा, जैसे कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन उसको वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि उसको समझ में नहीं आता बच्चे को वो क्या पढ़ा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, एक 4 साल का एक टीचर का भी कोर्स होगा, ये से कंफर्म नहीं है, जिसमें पूरा बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाना है। और बहुत से टीचर ऐसा होता है जो कुछ भी पढ़ा देते हैं लेकिन बच्चों को एकदम तगड़ा समझ में आता है, वो चीज़ अच्छी है। अब इसका नेगेटिव चीज़ समझता बस एक ही है कि इसमें थोड़ा सा इंग्लिश को कम कर लगा, मतलब वैल्यू कम दिएगा, लेकिन मैं बता रहा था ना कि प्राइवेट स्कूल तो इंग्लिश को रखने वाले हैं, तो उसको इतना मत समझो। और इसमें एक और चीज़ पॉजिटिव में आनी चाहिए थी, एटीट्यूड ऑफ टीचर, ये एंड पॉइंट है, फिर वीडियो को एंड करेंगे। देखो बहुत से टीचर क्या हुआ करते थे कि मीन्स में मैं बताता हूँ, जैसे बहुत से टीचर हुआ करते थे, अभी भी है कि बहुत से सर, ज़्यादातर सर ही है, सर ही करते हैं कि वो बीच क्लास में टबाकू खाने लग जाते थे, मतलब बच्चे के सामने ईद कर टबाकू खाने लग जाते थे, तो बच्चे को फिर कहता था कि सर खाते हैं तो मैं भी खा सकता हूँ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें मेरे को लगा कि बुक के एंड पेज पे एक चीज़ जोड़नी चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें वो कर रहा है, एक टीचर टबाकू खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो फिर वो डी ग्रेड में आ जाएगा, फिर टीचर के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा कि मेरे को डी ग्रेड में डाल देंगे, इस वजह से वो अच्छे से रहेगा। मैं सॉरी कहता हूँ, अगर आप खाते होंगे तो आप स्कूल के बाहर जाके खा सकते हैं, अंदर नहीं खाना चाहिए, वरना फिर हर साल हर महीने मतलब एक टीम आएगी आपसे पूछेगी इस टीचर ने क्या खाया था, मतलब ये अच्छा है या ये इसको डी ग्रेड में डालना चाहिए नहीं। अगर सारे बच्चे कहते हैं कि इसको डी ग्रेड में डालना चाहिए, तो फिर वो टीचर डी ग्रेड में चले जाएगा। तो ये एटीट्यूड बहुत से, और ये भी है कि जैसे कोचिंग में जो टीचर्स थे वो उतना महंगे कपड़े पहन के आते हैं, एलन जॉन्स के बहुत सारे कंपनी इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के आते हैं कि कोचिंग में ज़्यादा मिडिल स्टेज या फिर पुअर लोग ही जाते हैं।
तो उनको उन बच्चों में ऐसा लगता है कि सर बहुत अमीर है, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाए। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपको, जो टीचर को कहना चाहिए कि मैं भी शुरू में मिडिल, मतलब भले से हाई क्लास से हो, लेकिन उसको ये बताना चाहिए बच्चों को कि मैं भी मिडिल स्टेज से ही था, मेरे में भी मतलब मैंने भी मेहनत करके पढ़ा है, आप भी मेहनत करके मेरे मुकाम तक पहुंच सकते हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब गाइस बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, तो अभी तक का इतना रखता है। मैंने पूरा आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझा दी है। मिलता है अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय।